बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसी गुजर रही है आपकी ट्यूसडे मॉर्निंग? हम तो सारे ही बड़े अच्छे मूड में आज काम पे आए हैं। वैसे ही मौसम बड़ा अच्छा है, जनरली इर्द गिर्द का माहौल इंसान देख के ज़रा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है। तो वेदर भी कुछ बहुत अच्छा हुआ है आजकल लाहौर में। उसके अलावा जनरली भी हर रोज़ एक नया दिन होता है, एक नई उमंग के साथ इंसान जागता है, ये सोचता है कि भाई आज के दिन में हमने ये चीज़ अचीव करनी है, और उनको इंसान बड़े आसान अंदाज से अचीव करने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त था जब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती थी व्यूअर्स। पहले में और अब में बड़ा फ़र्क है। अब पहले की अगर हम बात करें तो गुजरे हुए वक्तों में ज़िंदगियाँ बहुत सादी होती थी, बड़ी सिंपल होती थी, लेकिन मुश्किल इस लिहाज से होती थी कि खाना बनाने की अगर आप बात करें तो पहले खाना अगर आपने बनाना होता था, मसाले वगैरह ग्राइंड करने होते थे, तो पेस्टल एंड मोटर, वो जो एक गोल सी चीज़ होती है जिसमें आप कूटते हैं, या एक सिलबट्टा होता था, उसके ऊपर आप इस तरह करके मसाला जात को ग्राइंड करते थे, चीज़ों को उसके ऊपर करते थे। फिर चॉपर्स आ गए। अब तो ऐसी ऐसी हाई फाई चीज़ें आई हैं कि उनके अंदर आप चीज़ डालते हैं, बटन दबाते हैं, 2 सेकंड के अंदर ही ये देखिए जिस तरह की छोटी बुलेट्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की अब डिवाइसेस आ गई हैं। सो द फैक्ट इज़ दैट पहले में और आज में बड़ा फ़र्क है। आप अब ग्राइंडर यूज़ करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते हैं, फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं। फिर अगर आप बात करें रेडियो एंड कैसेट प्लेयर की, पहले वक्तों में लोगों ने अगर म्यूज़िक सुनना, अच्छा पहले अगर म्यूज़िक सुनना होता था तो लाइव ही होता था म्यूज़िक, कोई परफॉर्म ही कर रहा होता था। फिर रेडियो की एडवेंट हुई, रेडियो, फिर कैसेट प्लेयर आया, फिर उन रेडियोज़ और कैसेट प्लेयर्स पे लोग ख़बरें सुनते थे, कवालियाँ सुनते थे, मिली नगमे सुनते थे, नाते सुनते थे, हमदे बारी ताला सुनते थे। फैमिलीज़ और लोग इकट्ठे होके ये प्रोग्राम सुनते थे। इस वक्त अभी टीवी भी नहीं आया था। बड़ा सिंपल और कलेक्टिव तरीका होता था साथ गुजारने का। आज आप देखें, टीवी आ गया, यूट्यूब आ गया, स्पॉटिफाई आ गया, मोबाइल के ऐप्स आ गए, हर इंसान अपने मोबाइल में ही मसरूफ़ नज़र आता है। ये देखें, 1000 किस्म के डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गई। फिर अगर आप ख़त पहुंचाने की बात करें या अपना पैगाम एक बंदा दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचाए, तो पहले वक्तों में तो डाकिया होता था, बल्कि डाकिया से भी पहला कबूतर हुआ करते थे। कबूतर जो है वो आपके पैगाम एक से दूसरी जगह पहुँचाते थे। फिर डाकिए का एडवेंट हुआ, फिर वो चिट्ठियाँ लिखने का जो एक सिस्टम है वो आम हुआ। वो चिट्ठियाँ जो हैं कन्वर्ट हो गई इनटू ईमेल्स एंड कोरियर सर्विसेज। अच्छा, ऑनलाइन मैसेजिंग हो गई, व्हाट्सएप आ गया, सब चीज़ें जो हैं वो इंस्टेंट होनी शुरू हो गई। जिस ख़त का आप 2-2 हफ्ते, कभी कभी महीना इंतज़ार करते थे, फिर जवाब लिखते थे, तो कहीं 1.5 महीने में जाके एक ख़त पहुंचता था और फिर उसका एक जवाब आता था। अब अभी आपसे बात करते हुए अगर मैं किसी भी व्यूअर को ईमेल करती हूँ तो इसी गुफ्तगू के दौरान आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर। सो दुनिया काफ़ी बदल गई है। अब अगर लाइट की बात करें, जैसे शुरू में मैंने एक बात ये सोच रही थी कि एक वक्त ऐसा भी होता था जब अंधेरे में आग जलाई जाती थी। फिर उस आग से आइडिया आया कि लालटेन, या जिसको लैंटर्न कहते हैं, या मिट्टी के दिए, इन चीज़ों को लोगों ने जलाना शुरू किया। रातों का माहौल पुरसुकून होता था और ये चीज़ें और इन चीज़ों का अपना ही एक चार्म और ख़ूबसूरती होती थी। फिर आज देखें, ट्यूब लाइट्स आ गई, एलईडी लाइट्स आ गई, इमरजेंसी लाइट्स आ गई, मतलब लाइट गई तो फ़ौरन ही खुद ही चीज़ें ऑन हो जाती हैं। अब तो वो वाली लाइट्स आ गई हैं कि आप लिटरली कमरे के अंदर एंटर होते और ऐसे करते और लाइट ऑन हो जाती है, मूवमेंट से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, फिर अफसोस वाली जो एक चीज़, पहले बच्चे जो हैं कॉन्स्टेंटली बाहर खेलते थे। आई रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो मेरा सारा वक्त उछल कूदते हुए गुजरता था। हमें तो घर के अंदर बिठा ही नहीं सकता था कोई। रिंगा रिंगा रोजेस जैसे ये बच्चे अभी खेल रहे थे, शटापू, बर्फ़ पानी, पता नहीं कौन कौन सी पकड़न पकड़ाई, पता नहीं हज़ारों गेम्स हम खेलते थे, छुपन छुपाई, देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी डिड। अब बच्चे मोबाइल गेम्स की तरफ आ गए हैं, टैब्स पे आ गए हैं, हर एक्टिविटी इंडोर की तरफ शिफ्ट हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो इतनी कम हो गई है, और लोगों का आउटडोर की वजह पे ना खेलने की वजह से सोशल, यानी कि लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कम हो गया। इसी के साथ साथ शादी, वलीमा और इन सब ओकेजन्स पे जो कार्ड्स बनते थे, पहले ज़मानों में लोग जाके इनवाइट करते थे, साथ में अपने
खूबसूरत से इनविटेशन कार्ड बना के लेके जाते थे। आज आप देखें दुनिया कहाँ पहुँच गई है। व्हाट्सएप पे ही एक शादी का इनविटेशन आ जाता है, ई कार्ड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनविटेशंस भेजे जाते हैं, वॉइस नोट आ जाता है कि जी आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आसानी ज़रूर हुई है, लेकिन वो जो आपस में मिलना जुलना है वो बड़ा कम हो गया है। मुझे याद है कि जब फैसल और मेरी शादी हो रही थी तो इसी तरह मैंने लोगों को इनवाइट्स व्हाट्सएप किए और उसके अलावा लोगों के घर भी मेल करवा दिए कोरियर से। तो एक तो लोग नाराज़ हुए कि जुगन तुमने आके नहीं इनवाइट किया। तो फिर मैंने उनसे माजरत भी की और मैंने कहा आई डिडंट नो कि ऐसे होता है। तो फिर मुझे समझाया गया कि भाई बाकायदा घर आके इनविटेशन समेत पुराने वक्तों में इनवाइट किया जाता था। लोग मिठाई लेके आते थे और पूरा एक इट वाज अ होल थिंग। स्पेशली मामू, चाचे, खाला, फुफ्फो, मतलब जो क्लोज लोग होते थे और क्लोज फ्रेंड्स होते थे उनको तो आप ऐसे ही बुलाते थे जा के। खैर ज़माना बदल गया, उसके साथ साथ चलना है। फिर मनी ऑर्डर, एक वक्त था जब पहले वक्तों में ऐसा होता था कि कोई कहीं से कहीं से पैसे पकड़ता था तो उनके मतलब किसी के ने फॉर एग्जांपल किसी के पैसे देने, राइट, तो उस बंदे से पूछा कि जी हम आपके पैसे अब वहाँ उस शहर आके तो दे नहीं सकते तो क्या करें। तो वो कहते थे जी हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को उसी शहर में आप पैसे दे दें, और वो रिश्तेदार उस बंदे के लिए मैनेज करवा देते थे दूसरी जगह पे। बड़े मामलात होते थे। पैसे तो आपको पता है एक करेंसी जो है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है। पहले लोग अपने दूर दराज के इलाकों में पैसे भेजने के लिए बड़े बड़े जतन करते थे। फिर मनी ऑर्डर का सिस्टम आ गया। पोस्ट ऑफिस जाके आप पैसे देते थे और दूसरा इंसान मतलब दूसरे जिस भी इलाके में होता था उसके पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे रिसीव कर लेता था। फिर प्राइस बॉन्ड्स, बहुत सी वेरियस डिफरेंट चीज़ें आनी शुरू हुई। आज आप देखें डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन ट्रांसफ़र से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात भी होने शुरू हो गए हैं जहाँ पे लोग हैक हो जाते हैं और लोगों के साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स तो आई हैं, लेकिन ना कोई लाइन, ना कोई इंतज़ार, रियल टाइम में ही आपके पास पैसे आ जाते हैं। उस वक्त के साथ हमने अपने आप को अपडेटेड तो रखना ही है। तो आज हमने सोचा कि पहले और अब में जो डिफरेंसेस हैं उनको टच अपॉन करेंगे, मगर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे साथ भी रिसेंटली एक अजीब सी सिचुएशन हुई जहाँ पे मेरे अकाउंट को भी किसी ने गलत यूज़ किया और ऑलमोस्ट 3.5 लाख का नुकसान हुआ और अभी भी वो केस पेंडिंग में। आप सोचे व्यूअर्स, ये मामला मेरे साथ हुआ जब मैं सैन फ्रांसिस्को से वापस आ रही थी पाकिस्तान, और बीच में मैं जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे थोड़ी एक दो चीज़ें ख़रीदी, तो वहाँ पे कहीं मेरा नंबर कैप्चर करके किसी ने ये हरकत की। ऑलमोस्ट $1500 के करीब, नहीं, $1200 के करीब का किसी ने $1000 का किया और एक कोई $200-300 का, इस तरह से मुझे वो किया। सो द फैक्ट इज़ जब मैंने कोशिश की उसको सीधा करने की तो मुझे कहा गया कि 45 दिन का टाइम पीरियड है, 45 डेज़ में रिवर्स होंगे अगर आपका केस प्रूव हो जाता है। मेरा नया ATM का मुझे कार्ड लेना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं और ये चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं? अगर मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। और सच्ची बात तो ये है कि समझ ही नहीं आई, अगर अकाउंट ना चेक किया होता तो पता ही नहीं चलता। सो ऑनलाइन बैंकिंग हम सेफली कैसे कर सकते हैं कि हम उसके सारे फ़ायदे उठा लें और नुकसान ना हमें कोई हो। हमारे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शेफ़ नूर, पहले के वक्तों में और अब के वक्तों में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। इवन जब हम छोटे होते थे, जब हम बच्चे थे तो बाहर उछलते कूदते थे, कोई कॉन्सेप्ट, मुझे आज रिमेंबर जब छोटी थी तो निंटेंडो तब आई थी और अटारी थी। अटारी एक होती थी वीडियो गेम्स और निंटेंडो आई थी, उसमें सुपर मारियो ब्रदर्स वगैरह हम खेलते थे। एक टाइम होता था, आधा घंटा मिलता था दिन में खेलने का। हमारे मामू ने ख़रीद के दिया, मैं पहले अटारी, उसके बाद फिर मामा से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की तो तीनों बच्चों को उन्होंने दिला दी। आधा घंटा इजाज़त मिलती थी खेलने की। वो टीवी के साथ कनेक्ट होता था कंसोल और आप उस पर आधा घंटा खेलते थे। टीवी देखने की भी आधे घंटे की इजाज़त होती थी। आज आप देखें, बच्चों को कहो कि बेटा टीवी टाइम ख़त्म, तो आपकी ऐसे शक्ल देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा दो 3 घंटे के बाद भुत्तों की तरह स्क्रीन के सामने बच्चे बैठे होते हैं। बिल्कुल पूरा दिन उनके पास मोबाइल अगर मतलब मांग ले बच्चों से तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। तो पहले के वक्त वाकई बहुत अच्छे थे। आप खाने की चीज़ें देखिए शेफ़ नूर, खाना, अब जैसे आज आप किचन में क्या बना रही है ये तो हम बाद में, अभी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे रिवील करवाएंगे, लेकिन खाने की चीज़ों को भी देख लें। कभी सोचा था कि हर रोज़ एक वक्त आएगा कि लोग फास्ट फूड खा रहे होंगे या बाहर से खाने मंगा रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। घर में खाना बनता था, कभी कोई ट्रीट होती थी। मुझे याद है लाहौर में जीनोस पिज़्ज़ा होता था और एक होता था बर्गर
समथिंग बर्गर, एक बर्गर का जगह होती थी और एक यमी 36 आइसक्रीम की जगह होती थी। इन तीन और एक सिंगकोंग रेस्टोरेंट होता था, अभी सब बंद हो गए जगह इसलिए कह रही हूँ। तो ये सब जगहें होती थी। और व्यूअर्स ऑनेस्टली एक दफ़ा कई महीने में अगर पेरेंट्स ले जाते थे तो ईद हो जाती थी। हफ्तों हम फ्रेंड्स को कहते थे पता है हमने वहाँ पिज़्ज़ा खाया बाइट ली तो इतना लंबा। अब तो बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने कहा ना कि वो सिल बट्टा और लंगड़ी डंडा, और हमारे घर में अभी भी है, अभी बट्टा भी है और पेस्टल मोटर भी है। जी, वो मेरी क्या कहते हैं नानों के घर जाती थी ना, तो वो मसाला पीसती थी तो मैं उनसे कहती थी कि लाए मुझे दे, मैं पीसती हूँ। और मैं उनसे पकड़ के ना ऐसे 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 ऐसे, तो मेरी नानों कहती थी नहीं तुमसे सही नहीं पीसा जाएगा। मैंने कहा नहीं मैंने पीसना है। और वो अभी तक याद आता है और मैं तो अभी भी वो यूज़ करती हूँ लंगड़ी डंडा। मैं कुछ चीज़ें मेरी बेटी बल्कि कह रही होती मामा ग्राइंडर है वो कर लो, मैंने कहा नहीं। अब आप देखिए ना, जैसे आप खुद कहती हैं कि जुगन खीर बनानी है ना, तो वो जो गोल वाला क्या होता है, वो जो लकड़ी का जो लंबा सा होता है वो मधानी होती है और एक घोटा जो होता है जी। आपने याद है आपने कहा था कि घोटे से, मैंने कहा क्या हो गया शेफ नूर, उसको डाल दें ब्लेंडर में। बात ये है कि व्यूअर्स ब्लेंडर में कभी भी वो फील नहीं आएगी और चॉपर में जो आपकी सिलबट्टे वाले वो जो उससे आएगी। हाँ जी। वो जो लकड़ी लस्सी कितने मजे की बनती थी चक्की में। हाँ जी। अब चाटी की लस्सी, चाटी की लस्सी, सॉरी, चक्की में तो हम वो दूसरा आटा पीसते हैं। अगेन चक्की का पीसा हुआ आटा जी बिल्कुल, और मशीन में गुजरा हुआ ग्राइंड हुआ हुआ आटा, जमीन आसमान का फर्क। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चक्की के पिसे हुए आटे का तो टेस्ट भी ज्यादा मजे का होता है और वो पेट भी भर देता है। उतनी उधर की रोटी आपका पेट भरेगी उस तरह से जिस तरह 2 रोटियां आपकी ग्राइंडर में से मैदे के आटे की मैदे वाली होगी। पुरानी चीजें जो है ना, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। तो वो जैसे कि एक घर में टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, तो सब इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले के बच्चे कि एक ही घर में जाके टीवी देखना है। तो वो वाली बातें वाकई इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि वो याद आती हैं। कभी मैं भी बैठी होती हूँ और अक्सर कोई मैसेजेस भी आता है तो वो पुरानी चीज़ें जी बता रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, टीवी है, ये चीज़ें हैं की वजह से ना, ये जो हमारे कनेक्शंस होते थे लोगों के, टीवी है, किसी एक बंदे के घर में टीवी है, मोहल्ले में सारे जाके देख रहे हैं, ये तो खैर हमारे पेरेंट्स के ज़माने की बात है। मोर सो मनी ऑर्डर का जैसे आपने कहा, मनी ऑर्डर हमारे घर मैंने खुद देखा, मनी ऑर्डर आया। अब देखिए ये सारी चीज़ों से ना आपकी लोगों से कनेक्शंस बढ़ती थी। बिल्कुल, आपकी दोस्तियाँ, यारियाँ, डाकिया आपकी ऑलमोस्ट फैमिली के मेंबर होता था, हर रोज़ आता था। बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई है ना, इनसे हमारी ह्यूमन कनेक्शन ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा अपनी ही ज़ात में खुश रहते हैं। ना उनका दूसरों के साथ इतना इंटरेक्शन होता है, ना वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और इस चीज़ से लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, एंग्जाइटी, रवैये भी ख़राब हो रहे हैं और फैमिली से बच्चे दूर भी हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे बड़े बूढ़े अभी भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेटा अगर आप सब लोग मिल के एक दूसरे से मतलब बात भी करें, फ़ोनों को छोड़ें, घरों में जाएं, मिलें, कोई छोटी सी कोई फ्रूट ले गए, कोई चीज़ ले गए, ताकि मोहब्बतें बढ़ें, प्यार बढ़े। लेकिन आजकल वो कहते हैं मशीनी दौर है, मशीनी दौर। वो कहते हैं ये लफ्ज़ है कि वो वर्ड बोलते हैं कि ये मशीनी दौर है, आजकल नफसा नफसी का दौर है। मेरी जान मशीनी दौर है और हमारे बच्चे भी मशीनों की तरह ही अब चलते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद शेफ़ नूर आज शेयर करेंगी कि वो किचन में अपने क्या बना रही है। और बाय द वे बड़ी मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, और ये चीज़ जब लोग घर ऑर्डर करते हैं ना, लाइक डिलीवरी करवाते हैं, तो इतना बुरा जायका होता है। ये वो चीज़ है जो फ्रेश ऑन द स्पॉट घर पे ही बननी चाहिए। अभी और नहीं हम बताएंगे, ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा शेफ़ नूर आज क्या बना रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ नूर के किचन में। खुशी का कुछ और ही आलम है। शेफ़ नूर आप ही बता दें कि आज हमारी पूरी की पूरी टीम इतनी खुश क्यों है। आज हम बना रहे हैं जी डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़े। डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़े? हाँ जी। ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट ये है कि मिक्स पकौड़ा बनेंगे, जो प्याज, आलू और पालक, और चिकन पकौड़ा बनेगा, और आलू के और बैंगन के जो पकौड़े होते हैं वो बनेंगे। वाओ। अच्छा, चिकन पकौड़े तो आपको पता है कि एक ऐसी मज़े की चीज़ है जो रिसेंटली ही, मतलब मेरे बचपन में भी आई रिमेंबर कि चिकन पकौड़े होते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलते थे आपको जी। अब चिकन पकौड़ा घरों में भी बड़ा आम बनता है और बड़े मज़े की एक वेरिएशन बन जाती है। बिल्कुल, स्पेशली अगर गेस्ट वगैरह आए हुए हों और एंड टाइम पे कुछ ना हो आपके पास चिकन है। बाय द वे मैंने उस दिन कड़ी खाई, चिकन कड़ी उन्होंने बनाई हुई थी। आलू वाले पकौड़े बनाए हुए थे, सॉरी कह रही हूँ, चिकन के पकौड़े बनाए हुए थे और चिकन के पकौड़े उन्होंने कड़ी में डाले हुए थे।
जी, और आपको बड़े पता है, मजे का था। सब्जियों के पकौड़े भी डालते हैं, जैसे मैंने खुद खाई है। नहीं, हाँ, वेजिटेबल की तो सब्जी मैंने खाई हुई थी, हाँ। पालक और आलू वगैरह, जिस तरह ये वाले हम पकौड़े बना रहे हैं जी। इस टाइप की भी। बट मैंने पहली दफा चिकन के पकौड़े की बनी हुई कड़ी खाई। व्यूअर्स, इट वाज डिलिशियस। खट्टी बस ये खट्टी पकौड़े कड़ी में डालते हैं। नहीं, अब हम ये कड़ी नहीं, पकौड़े नहीं डालेंगे कड़ी के अंदर। नेक्स्ट टाइम कड़ी बनाएंगे अब ना, तो हमने फिर ना हम उसमें अपना डालेंगे। सॉल्ट टेस्ट करने के लिए ये एक काम पकौड़ा किया था, डाला है, पकौड़ा हाँ डाला। जी। अच्छा, अब आप मुझे सबसे पहले तो हमें अपना मिक्स करके बताएं चीज़ें, ताकि हम अपने व्यूअर्स को। जी जी, रेसिपी बोल दूं, साथ साथ फिर डालती भी जाती हूँ। इसका आपने नमक चेक करना है, ठीक है जी? बिल्कुल जी, बताइए। जी, मिक्स पकौड़े के लिए जी चाहिए हमें बेसन 3 कप चाहिए, प्याज हमें चाहिए 4 अदद स्लाइस में कटे हुए, आलू हमें 2 अदद चाहिए, फ्राइज जिस तरह काटते हैं इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक, सूखा धनिया साबुत 2 खाने के चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ, और अजवाइन चाहिए आधा चाय का चम्मच, अनारदाना चाहिए 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ, लहसुन की पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, पालक 1 कप, और पालक हमें चाहिए 2 भी कप डाल सकते हैं, हरा प्याज, हरा धनिया, नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च और 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, और तेल जो है वो फ्राई करने के लिए। बिल्कुल सही। और अब डिपेंड, अच्छा इसको आप मिक्स कर लें, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था शेफ नूर, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से ना मिक्स कर लें, ताकि हम इसको, क्योंकि हल्का सा नमक कम था। हम हमेशा एक ही चीज़ सेट पे भी करते हैं व्यूअर्स, क्योंकि देखिए खाने वाली चीज़ है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना। सो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि ऑन एयर चीज़ों को टेस्ट भी करें। सो ये जैसे कि मैंने ये पकौड़ा ट्राई किया, पक भी गया है परफेक्टली, और हर चीज़ परफेक्ट है, हल्का सा उसमें नमक कम था। नमक कम था, बाकी चीज़ें ठीक थी। बिल्कुल परफेक्ट था। चिकन भी मेरा ख्याल टेंडर हो गया, क्योंकि इसको चिकन हमने भी। रात को किया था। अच्छा, इसकी चिकन पकौड़े की अलबत्ता रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट? जी इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करें कि इसमें और बाकी पकौड़ों में। जी, इसमें जी इसको चिकन को हमने आप साथ-साथ मैरिनेट कर रेडी लेना भी है। कर जी, दें। चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है, और चिकन में हमने जो है वो क्या कहते हैं डालना है जी। चिकन में थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा लिक्विड। हाँ, मुझे लग रहा है कि बड़ा ही हाँ, थिक है हाँ हमारा जी। मिक्सचर। हाँ हाँ जी, ठीक। और चिकन में लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और चिकन हमारे पास था जी 1/2 kg, अच्छा। और इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है 2 चाय के चम्मच, लेमन जूस डाला है, और हमने कुटी हुई मिर्च डाली है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाला है, ये हस्बे जायका है, आप अपनी चिकन मर्जी से पाउडर भी दें। डाल सकते हैं। हाँ जी हो। और इसमें बारीक कटा हुआ जो है वो धनिया डाला है, और इसमें जो है कॉर्नफ्लावर डाला है आधा कप, और 1 कप बेसन और आधा कप चावल का आटा। ठीक है जी, वो पहले चावल का आटा है जो इसको एक्चुअली वो मज़े की जो क्रिस्प करेगा जी। क्रिस्प। और चिकन को हमने मैरिनेट करके, तो आप अगर ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ था, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए और अंदर से गल जाए, बाहर से क्रिस्पी हो। और उसके बाद आधा घंटा जब पकौड़े बनाने लगे, तो उसमें आधा घंटा पहले बेसन और चावल का आटा और वो जो है कॉर्नफ्लावर, ये डाल के मिक्स करना है, और आधा घंटा रखना है। और उसके बाद आप सफ़ेद तिल डालें इसमें, वो जितने मर्जी डाल लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, जितने अच्छे मतलब ज़्यादा डालेंगे, बाज़ों को ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस फिर वो डाल दें आप, और उसके मिक्स करें और पकौड़े बना लें आप। ये देखें आपके सामने, और पीसेस इतने को बनाएं चिकन के। हाँ जी, के आराम से एक- इजीली कि गल भी एक जाए। पीस, हाँ। हाँ जी, गल भी जाए। वो और क्या करते हैं, इतना बड़ा पकौड़ा डाल देते हैं अंदर, तो वो अंदर से कच्चा रह जी, जी, जाता जी, है। बिल्कुल। एक एक पीस डालें चिकन का, ताकि वो अंदर तक पक जाए। अब ये जो हमारा ये मिक्स पकौड़ा है, इसके लिए जी हमें जो मैंने अभी आपको रेसिपी बोली है, इसमें पालक नहीं, अभी इसकी रेसिपी जो है, आलू हस्बे ज़रूरत है, बैंगन हस्बे ज़रूरत है, हरी मिर्च जो है हस्बे ज़रूरत है। अगर ये आपने बैंगन के साबुत पकोड़े और आलू के जो है स्लाइस में कटे हुए बिल्कुल बनाएंगे, वो वाले उसकी रेसिपी है। लहसुन जी 2 चाय के चम्मच है, नमक हस्बे जायका, अजवाइन 1 चुटकी, इमली का गूदा 1/3 कप, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, ये भुना कुटा धनिया भी और ज़ीरा भी है, कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेल फ्राई करने के लिए, चाट मसाला हस्बे जायका, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। और इसके जो है, इसमें जो मैंने डाला है जी आलू, पालक और प्याज और हरी मिर्चें। और अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। इसमें मैं डालूँगी जी भुना कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, और इसमें मैं डालूँगी जी अनारदाना कुटा हुआ, और इसमें नमक डालेंगे जी हम हस्बे जायका। और बेसिकली व्यूअर्स, बात यह है कि पकौड़े एक ऐसी चीज़ हैं जिनका जायका बहुत ही मज़े का होता है अगर आप इनको फ्रेश बनाएं। हम क्या करते हैं कि हम लोग, मैंने ये भी देखा है कि लोग अब पहले से मंगा के रख लेते हैं,
वो मज़ा नहीं आता, मतलब मार्केट से मंगा लेते हैं। अब ऑब्वियसली आई नो कि हर इंसान का दिल चाहता है कि वो मतलब पकौड़े भी खाए और ये भी करे और वो भी करे। ये तो घर पे बनने वाली इतनी आसान चीज़ है बिल्कुल कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। और बाय द वे जितनी देर आपको आलू का पकौड़ा कुक करने में उतना टाइम लगता है कि वो अंदर से कुक हो जाए। ये देखिए हमने चिकन को कुक किया है, ये बिल्कुल अंदर से डन है, राइट। रॉ नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, कोई कच्चापन नहीं होना चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ हम पुदीने की चटनी सर्व करेंगे। वो और प्लीज़ पहले बना के ट्राई कर लिया करें। मैं बार बार इसलिए ये बात कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भांडी या मिस्टेक हम ये करते हैं खाना बनाते हुए कि हम लोग चीज़ों को ट्राई नहीं करते। तैयार करके सामने आ जाती है डिश और उस वक्त वो उसमें किसी में नमक कम होता है या किसी में मिर्च कम होती है। सो वी शुड बी केयरफुल। और चिकन वाला जब आपने स्पेशली पकौड़ा कुक करना है तो आपने बहुत ऊंचा फ्लेम नहीं करना, बिल्कुल आपने इतना ऊंचा करना है कि चिकन कुक हो जाए। उसके बाद आप बेशक हाई करके उसको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम लो टू मीडियम इसको बनाना। अच्छा जी, ये जो है हमारा मिक्स हो गया, अभी वो निकाल के फिर इसको हम डालते हैं। और अब इमली की चटनी का मैं बता देती हूँ। इमली का पल्प मैंने निकाल लिया, इसको गीला करके थोड़ा सा इसके अंदर ना डाले ना वो जायका नहीं आता मजे। जी बिल्कुल। और इसमें जो है इमली का पल्प जो है आप ले लें 1 कप, और उसमें फिर आप डालें शक्कर और कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्च और भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा और साबुत धनिया। अच्छा, इसको डाल के आप पका लें अच्छे तरीके से। और जब थोड़ा सा थिक होने लगे, ठंडा होकर भी ये थिक हो जाता है, तो फिर आप उसको उतारें, उसके साथ सर्व कर दें आप। और पुदीने की चटनी का भी बता देती हूँ। धनिया पुदीना जो है वो 1-1 कप ले लें। पुदीने की चटनी की खटास और इसकी खटास ही तो मजे का इसको बनाती है। जी, हरी मिर्च ले लें हस्बे जायका, और ज़ीरा ले लें 2 चाय के चम्मच, लहसुन ले लें 2 चाय के चम्मच, सिरका ले लें 2 टेबलस्पून खाने के चम्मच, और इनको सबको डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लें आप। और आपकी ये जो पुदीने की चटनी है आपकी दही में डालें, वैसे सर्व करें। और मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब घर में पकौड़े बनते हैं ना, एक इमली की चटनी पड़ी होती है और एक पुदीने का रायता बना हुआ होता है, बट प्रॉपर खट्टी पुदीने की चटनी से बना हुआ, तो जिसका जो जी चाहता है वो खा ले। बिल्कुल। और मिर्चें अगर आप मुनासिब रखें तो वैसे ही आपको उसको साथ में कवर करने के लिए कुछ नहीं अभी चाहिए। एक पकौड़ा ना आप निकालेंगे तो फिर मैं ये डालती हूँ इसमें। बिल्कुल सही, आप वैसे एक साइड पे डाल भी सकती हैं ताकि हम उसका फ्लेवर चख लें, नमक शमक उसका सही है कि नहीं। और इसको ये पकौड़ों का उसको तो हमने मैरिनेट किया हुआ है, तो हम लेकिन इस पकौड़ों को जब आपने बनाना है और उसी वक्त आपने मिक्स उसी वक्त करना है और उसी वक्त आपने फ्राई होने के लिए डाल देना है। हमने पहले पानी निकल आता है सब्जियों का, पानी वो सोगी हो जाते हैं। तो चीज़ें क्योंकि हमने सारी साथ साथ लेके चलनी है। अगेन टाइम मैनेजमेंट का होता है। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बना के रखते चले जाते हैं। स्पेशली रमज़ान में मैं देखा कि लोग क्या करते हैं, पकौड़े फ्राई करके साइड पे रखती है, फिर दूसरा लॉट बनाया, फिर तीसरा बनाया, जैसे जैसे बन रहा है उसको वैसे वैसे आप अच्छा इसके अंदर भी आपने इसमें मैंने डाला है इमली का पल्प प्लेन। अच्छा, और ये जो हम प्लेन बैंगन के पकौड़े बनाएंगे ना और आलू के बिल्कुल प्लेन वाले, तो उसमें मैंने डाला है जी इमली का पल्प डाला है मैंने, और इसमें मैंने अनारदाना डाला है कुटा भुना हुआ जीरा और कुटा भुना हुआ साबुत धनिया और नमक अभी मैंने डालना है और कुटी हुई मिर्च। और जिस वक्त आप बैंगन जो है वो बैंगन भी काटेंगे तो बैंगन के लिए भी आपने ना उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च ऊपर स्प्रिंकल करनी है ताकि वो अंदर से फीका ना रहे, क्योंकि देखिए पकौड़ों की बहुत सी अच्छा एक मिर्चों वाले पकौड़े होते हैं, उसकी भी रेसिपी बता देंगे। जी, मिर्चों वाले पकौड़े अंदर क्या डलता है? पकौड़ा तो बन जाता है मिर्च का, लेकिन अंदर से वो फ्लेवर ही नहीं आता जो आपको पहले आया करता था। वो हमने जो है मिर्चों को बड़ी वाली मिर्चें ले लेनी है और वो इतनी जो उसमें तेज़ी नहीं होती, और उसके सीड्स हमने निकाल लेने हैं। अच्छा, बीज निकाल जी बीज निकाल लेने हैं। और आपने जो है वो प्याज चॉपर में चॉप कर लें या बारीक लंगड़ी डंडे में कर लें, उसको चॉप करें, बीच में अनारदाना डालें पिसा हुआ, नमक डालें और 1 चुटकी कलौंजी और 1 टेबलस्पून मैंने ड्राई अचार मसाला आपको बनाना सिखाया था वो डाल दें, और वो डाल के मिक्स करें और वो मिर्चों में भर दें। और वो अचार मसाला तो व्यूअर्स बना बनाया भी आपको मिल जाता है बड़ी बड़ी ब्रांड्स का, तो आप वो अचार मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने वो मिर्चों में भर दिया आपने वो, और इसी बेसन में ये जो मैंने बनाया है इसका ये बैटर, इसमें हम मिर्चों वाले पकौड़े और हम ये जो है बैंगन के पकौड़े और आलू के पकौड़े आराम से इसमें फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है कि देखें आपने ये देखना है कि आप प्रॉपर उसको कुकिंग का टाइम दें। पकौड़ा बनाना मुश्किल काम नहीं है, उसका टेम्परेचर और उसके ऑयल को मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए अंदर से चिकन हमने रात को मैरिनेट किया था कि ताकि ये अंदर से टेंडर हो जाए, फिर भी हमारा काफ़ी 6 मिनट्स लग रहे हैं हमारे पकौड़ों को। 6 मिनट लगे। हाँ जी, ताकि अंदर से चिकन ये ना आप पकौड़े जल्दी जल्दी बनाएं, तेज़ कर दें आंच, और आपके पकौड़े अंदर से कच्चे हों और ऊपर से जो हैं वो क्रिस्पी हों। वो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है चिकन वाले के अंदर। इवन वेजिटेबल्स के अंदर अगर वेजिटेबल्स आपकी रॉ होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक मैं बनाती होती हूँ मिक्स वेजिटेबल, जैसे कि बंद गोभी,
आपने कद्दूकश कर ली और गाजर को कद्दूकश कर लिया, प्याज को कद्दूकश कर लिया आपने, सब्ज़ मिर्चें आपने डाली उसमें, उसमें आलू को कद्दूकश कर लिया आपने, और उसमें आपने डालनी है सूजी। सूजी आपने 1 कप डालना है सूजी, और उसको पहले सूजी को आपने गर्म पानी में उसको मिक्स कर लेना है, वो फूल जाती है। गर्म पानी डालेंगे आप, जैसे 1 कप सूजी है तो आप उसको मिक्स करते करते जितना पानी उसको रिक्वायर्ड है वो थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर सूजी आपने उसमें डाल देनी है, और उसमें फिर आप ज़ीरा डालेंगे, नमक, और क्या कहते हैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और वो भी आप बनाएगा ज़रूर। वो इतने मज़े के बनते हैं सूजी के पकौड़े, वो बंदा कहते हैं कि इसमें डला हुआ क्या है। ये भी हमने ज़रूर कभी ट्राई करना है बाय द वे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और बाय द वे कुकिंग जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती थी, जैसे कि नानियों की रेसिपी माओं को मिलती थी, माओं की रेसिपी फिर हम लोगों को मिलती थी, क्योंकि हम लोगों ने वही वाली बात ना, पुराने वक्तों में और नए वक्तों में फ़र्क क्या है। पहले वक्तों में हम लोग टाइम निकालते थे और घर वाले कहते थे कि आ जाओ बेटा चलो आओ आटा गूंद दो, तो बंदा गूंद देता था। अब बंदा कहता है सॉरी आई एम बिजी, जिससे होता ये है कि बहुत सी जो नॉर्मल लाइफ की लर्निंग्स होती हैं वो रह जाती सीखने। और दूसरी बात देखिए, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं सिर्फ खाने की बात तो नहीं हो रही होती ना, 100 और बातें होती हैं, कोई सुख दुख की होती है, कोई लाइफ की होती है, कोई और चीज़ की होती है। तो जब हम टाइम ही नहीं देंगे एक दूसरे को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने इर्द गिर्द वालों को, तो मुझे बताइए कि शेफ़ नूर फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका एक, जैसे आपके घर में चावल बचे हुए पड़े हैं, चावल आपके पास बचे हुए पड़े हुए हैं, और आपने चावलों में यही मसाले, 1 प्याज डालें, थोड़ा सा 1 आलू डालें, और इसी मिक्सचर को आधा कर दें, और उबले हुए चावल डालें, उबले हुए चावलों को हाथों से मैश कर लें अच्छे तरीके से, और वो चावलों के भी वो पकोड़े इतने क्रंची बनते हैं ना, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। क्योंकि हमारा बेसन इसमें कम लगता है ना, तो उसके ऊपर क्योंकि लेप कम है और वेजिटेबल्स इन दमसेल्व्स हैं, तो थोड़ा हमारा नमक की कमी है। ये बात मिर्चें ठीक है, मिर्चें बिल्कुल मिर्चें आपको पता है टू मच ना हो तो बेहतर है। नहीं, वो फिर उसमें चटनी भी है ना। बट ये देखिए ना, जैसे ये देखिए इसमें आपको, इनको दिखाएं ज़रा पकौड़ा ये वाला, कि इसमें बेसन कम है और वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है। क्रिस्पी वेजिटेबल पकौड़ा यही होता है, वो इतना बेसन जो है हम थोप देते हैं और उसमें बीच में कुछ भी नहीं होता, वो हमने नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चिकन भी रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़े से वेजिटेबल के पकौड़े डालेंगे। देखिए क्रिस्पी चिकन पकौड़े, ये सफ़ेद तो ज़रूर डालिएगा, उससे ना बड़े मज़े की वो लुक आ जाती है। ये देखिए एब्सोल्युटली डिलिशियस। सो बेसिकली आप पे है कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं। पकौड़े डाल के चम्मच फ़ौरन नहीं हिलाना, थोड़ा सा जब पक जाए उसको सेट होने देना। सेट होने देना, क्योंकि वो खुल जाएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं, पकौड़े भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम अपने वेजिटेबल बना रहे हैं, उसके बाद जब ये फ्राई हो रहे होंगे हम अपनी सब्जियों को कट करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे, और जैसे जैसे गरम गरम पकौड़े तैयार होते हैं व्यूअर्स उनको सर्व कर देना चाहिए। हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पहले वक्तों की बैंकिंग और आज की बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है जब से मेरे पैसे जो है ना वो मेरे कार्ड से गायब हुए, मुझे बड़ा ही वक्त है। और आपको पता है व्यूअर्स, जब भी मेरे साथ कोई चीज़ ऐसी होती है, स्पेसिफिकली मेरे साथ या किसी जानने वाले के साथ, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि अगर ये हम लोगों के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड अगर ऑब्वियसली हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट चीज़ों को, ऐप्स वगैरह को यूज़ करते हैं, और अगर उनके अंदर टेक्निकल मसाइल आते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको हल करना भी तो आना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कुछ हफ्ते पहले कि यार मैं तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। कभी मैं बैंक को फ़ोन करूं, बैंक का जी ये तो आपका कहीं और ट्रांजैक्शन हुआ था, आर यू श्योर, कागजात मांगे, चीज़ें मांगी, रसीदें मांगी, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा हम ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम ही समझ लेते हैं कि ये रास्त जो हम अक्सर अपनी बैंक की डिवाइस के ऊपर वर्ड देखते हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ इट। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो डिजिटल एक्सपर्ट है और CEO फिनेक्ट है। हमारे साथ शाहनवाज महमूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, बड़ा हंस रहे थे ब्रेक में मेरे साथ, कहते बड़ी देर बाद जुगन मनी ऑर्डर का नाम सुना है। ये तो कब, मतलब पुराने ज़मानों की बात है, हमारे बचपनों की बात है, हमारे पेरेंट्स के वक्तों में तो मनी ऑर्डर बड़ी नॉर्मल होती थी चीज़। तो ये पैसे भेजने का सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ और पहुँचा कहाँ पे, पहले के वक्तों में और आज हमारे जिस दौर में हम अभी रह रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है सर? देखिए जी, पहले जो ज़्यादातर था काम वो मैनुअल तरीके से होता था। जैसे मनी ऑर्डर है, आप पोस्ट ऑफिस के जाएंगे पास, वहाँ से
फॉर्म फिल करेंगे, उधर पैसे जमा कराएंगे, फिर दूसरी जगह पे वो भेजेंगे। और घंटों लग जाते घंटों, थे। yes. जिसने मनी ऑर्डर करना होता था उसने एक दिन पूरा अपना सुबह Yes. सुबह 8:30 बजे वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते थे Yes. कि 9 बजे हमारी एंट्री होगी Yes. और हम फिर बल्कि 8 बजे उस वक्त तो Yes. उस वक्त खुलता था आई थिंक पोस्ट ऑफिस। यस 8 बजे तो खुलता था। सुबह 8 बजे के लोग बैठे हुए होते थे और पूरा पूरा दिन, क्योंकि लाइनों पे लाइनें लगी होती थी। जी, और उसमें ये था कि एक लंबा प्रोसेस है, पूरा इतना लंबा फॉर्म फिल करो और उसके बाद जो रेसिपिएंट है उसने कई दिन वेट करना है कि कब पैसे पहुंचेंगे, क्योंकि डाकिया आएगा, वो अपने साथ वहाँ से पैसे लेकर आएगा। सो यू नो इट वाज अ लेगेसी सिस्टम। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा शुरू हुआ, लोगों ने जो है आप बैंक के पास जाते थे और वहाँ से आप ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू हुआ और उसके साथ साथ एजेंट बैंकिंग आ गई। जब एजेंट बैंकिंग आई, इसने एकदम रैपिडली इसको ट्रांसफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या किसी भी वॉलेट के एजेंट के पास चले गए, किसी भी बैंक के एजेंट के पास, और वहाँ से जाके आपने पैसे जिसको ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए आपने उसका सारा मोबाइल नंबर वगैरह लिखवाया, वहाँ पैसे जमा कराए और फिर दूसरे बंदे के पास पैसे और पहुंचे। वो मनी ऑर्डर की एक क्विक फॉर्म होती थी। यस, इट वाज मनी ऑर्डर से ही एक इंस्पायर्ड चीज़ थी जो वहाँ आई। Yes. लेकिन फिर ये भी होता था कि अगेन आपको खुद जाना पड़ता था। Yes. अब तो दुनिया ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि मैं अपने घर बैठे हुए अपने फ़ोन को खोलूंगी, अपनी या तो किसी, जिस तरह आपने कहा, ये जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट बैंकिंग वॉलेट वाला जो सिस्टम है, उनसे कर लें। अच्छा, पहले सिर्फ बैंक्स होते थे बैंकिंग एप्स पे, अब ये वाली भी आ गई हैं बैंकिंग के ऊपर। यस, जिसमें तो इसमें बेसिकली देखें, इसमें हुआ ये कि उस ज़माने में चूंकि पहली जो बात आपने की कि बहुत लंबी क्यूज़ होती थी, प्रोसेस बड़ा लंबा था, तो पहली एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि थ्रू एजेंट बैंकिंग, क्योंकि काम करने वाले बंदे के लिए ये वर्केबल नहीं था। Yes. सैटरडे संडे को बंद, फ्राइडे तक आपके पास टाइम है। अब उन 5 दिनों में वही पैसे भेज रहा होगा ना जो नौकरी पेशा है। Yes. अब नौकरी पेशा बंदा सारा दिन दफ्तर से एक दिन हर महीने ऑफ ले ताकि वो सिर्फ ये काम करे। Yes. फिर जिन्होंने रिसीव करना है, बड़े Yes. लोगों को जाके पोस्ट ऑफिस से रिसीव करना पड़ता था, फिर लाइनों में लगो, फिर वो Yes. करो, तो 2 लोगों के 2 पूरे दिन लग जाते थे। Yes. मतलब एक पूरा दिन लग जाता। यस, तो उसमें फिर एजेंट बैंकिंग इंट्रोड्यूस की गई। आपने देखा जगह जगह पे इनके जो है वॉलेट्स के और बैंक्स के एजेंट्स बैठा दिए गए मार्केट्स में ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। वो कभी 100 रुपए के पीछे 40 रुपए 30 रुपए देने 10,000 पड़ रुपए जाते। आपने दिए तो 500 रुपए आपके Yes. ऊपर से आपने देने हैं, तो वायबल नहीं था। यस, तो कॉस्ट बहुत हाई थी। तो उसके बाद आ गई इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आप जाके अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट को खोलें, वहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालें और उसके ज़रिए लॉगिन करें। और उसके साथ साथ एवॉल्व हो गई, जो एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और iOS की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो साथ साथ उसके मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ये काम शुरू हो गया। तो असल में अगर आप इस सारे जर्नी को देखें इन अ नटशेल, तो बेसिकली इसका जो पर्पस था, नंबर 1 वो यूज़र एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आसानी पैदा करना, कन्वीनियंस पैदा करना लोगों के लिए। दूसरा, कॉस्ट को रिड्यूस करना। लेकिन उस आसानी के साथ एक सीखने का अमल भी तो है ना। हाँ। अब शाहनवाज साहब देखिए, सीधी बात है, आई कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे भी कुछ साल लगे 100% अंडरस्टैंड करने में। Yes. मामा को नहीं समझ आ रही। यस, अब एक पूरी जनरेशन है हमारी जिसको ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब उनको पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर वो पूरे प्रोसेस से गुजरो, फिर वो करो। हमारे घर के जो बड़े हैं वो नहीं मैनेज कर जी। पाते। अब इसमें देखें, इसमें जो फर्दर टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही है ना, उसमें AI बेस्ड जो वॉइस कमांड्स हैं और वॉइस रिकग्निशन के ज़रिए ऐप्स का यूजेज आने लगा है। एक बैंक ने जो है वो इंग्लिश की कमांड के ज़रिए, अलाइट बैंक ने शुरू किया, उसमें सिर्फ इंग्लिश के ज़रिए आप ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं बोल के। और जो दूसरी ऐप्स हैं वो अब ये ऐसा उन लोगों के लिए बहुत एक यूजफुल चीज़ है जिनकी बिनाई का इशू है। हाँ, और या जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। और तो ये एक तो वॉइस ऑपरेटेड आ रहा है। दूसरा ये है कि देखें, हमने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान में ना जो इवन ऑल एजेस ऑफ पॉपुलेशन, नाउ दे आर मच मोर अवेयर दैन जो पहले की पॉपुलेशन होती, उसमें एजेड हों, ख़वातीन हों, मर्द हों। हमने बहुत इसका एक्टिव यूजेज देखा है जगह जगह। मैं आपको KPK की एग्जांपल दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और KPK में भी मैं आपको मर्दान, नौशहरा, सवात, वहाँ पे हमने बहुत एक्टिवली देखा है कि इवन ख़वातीन ने जो है वो उनके दरमियान हमने यूजेज देखा है वॉलेट ऐप्स का। देखें, वॉलेट ऐप का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि
ईजियर टू यूज़ एज वेल। वॉलेट मोबाइल नंबर के साथ हर किसी का बन जाता है और उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो खड़े खड़े बन जाता है। और अब तो आपको पता है कि बायोमेट्रिक जो पहले जाके करानी पड़ती थी, अब तो वो इन ऐप बायोमेट्रिक आ गई है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, लेकिन उसमें भी अभी आपको पता है, मुझे भी याद है, मुझे ने कहा था कि जी आप खुद ही कर लें, मुझे जब बैंक जाना ही पड़ा था। लेकिन अब वो भी सारे टेक्निकल ग्लिचेस पे ऐप्स के जो है उनके ऊपर काम हो रहा है। Yes. सो चीज़ें बहुत इंप्रूव हो बहुत गई। बेहतर हो गई। रास्त क्या है और डिजिटल पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए जी, रास्त इज बेसिकली हर जगह ना बैंक, जब भी आप बैंक की ऐप खोलते हो तो वो रास्त आ जाता है, RAAST। जी जी जी, व्हाट इज दैट? रास्त इज बेसिकली अ नेशनल पेमेंट सिस्टम जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेवलप किया और इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है करंदाज, उसने दी। बेसिकली इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो पेमेंट का सिस्टम है उसको इंस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि फ़ौरन अगले बंदे के पास पैसे पहुंच जाए, रिलायबल हो क्योंकि उसके पीछे स्टेट बैंक खड़ा हुआ है, और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को ज़ीरो कर दिया जाए। जो पहले अगर आप IPFT भी करते थे और जो दूसरे मेथड यूज़ करके आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं उसमें एक कॉस्ट लगती है। देखिए वो कॉस्ट हमें और आपको शायद कम लगती है, लेकिन जो लार्जर मासेस की पॉपुलेशन है ना, उसके लिए वो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात यह है कि अगर आपने अपनी ऐप से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये हर महीने किसी एक बंदे को पे करने हैं, उस 30,000 रुपये के ऊपर अगर आप 1,000 रुपये भी हर महीने दे रहे हैं तो फिर वो बंदा आपको 30,000 नहीं 31,000 कॉस्ट कर रहा है। Yes. और जब आप ये चीज़ें ऐड करते हैं, आपने 10 पेमेंट्स इस तरह की कर दी तो आपकी कॉस्ट पर मंथ 10 महीने बढ़ गई। यस, हम एक चीज को एक तरह से देखेंगे, एक छोटी चीज की तरह से देखेंगे तो वो तो कुछ नहीं लगेगी। Yes. उसको आप जब कंबाइन करेंगे रेगुलरली, यस, यस। हाँ, और देखिए इसमें बेसिकली ना, चूंकि ट्रांजैक्शन की कॉस्ट मैं इसलिए इस पे एम्फेसाइज तो देखिए करूंगा। मैंने अगर आपको पैसे देने हैं, अभी मैंने आपको कैश पकड़ाया तो आपके हाथ में पैसे आ गए, आप कोई बीच में खर्चा नहीं आया। यस, लेकिन जब मैंने वही पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, उस पर मुझे डज पड़ रही है तो लोग फिर ये अवॉइड करना शुरू हो जाते तो हैं। उसी मकसद के लिए जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रास्त का सिस्टम लॉन्च किया जो कि ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को एब्सोल्युटली फ्री बना देता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि इसमें बेसिकली रास्त आईडी भी आप क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट यानी IBAN जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है उसके साथ लिंक्ड है, तो आप वहाँ पे जाके रास्त में अपनी ऐप के अंदर जाके अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकती हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपना अकाउंट नंबर हर वक्त लोगों को नहीं बताना चाहती, नंबर 1, या नंबर 2 ये है कि आप कहती हैं अकाउंट नंबर 24 हिस्सों का मैं हर वक्त क्यों लोगों को भेजती रहूँ, सिंपल मोबाइल नंबर भेजा, उसी पे वो पैसे आ जाएँ, तो रास्त ID के ज़रिए उस पर पैसे आ जाएंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा, ये इंटर ऑपरेबल सिस्टम है, यानी कि पहले ये था कि आपने देखा होगा कि पहले वॉलेट्स ने भी फॉर एग्जांपल QR कोड जो इस रास्त की मेन पेमेंट का सिस्टम है वो लगाया हुआ था, लेकिन उस पर जो एक बैंक का QR था उस पर दूसरे बैंकों की ऐप नहीं चलती थी। एग्जैक्टली। अब वो जो है वो सारे जो बैंक्स हैं, सारे वॉलेट्स हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं एक QR के ऊपर। अच्छा, ओके ओके। वन QR, वन यूनिफाइड QR। और QR से आपको पता है कि इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। जो चाइना का एक्सपीरियंस है और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा QR की अडॉप्शन हुई है पेमेंट सिस्टम के लिए। उसकी वजह यह है कि उसमें आपको इवन अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं बताना। पेमेंट और वेरिफिकेशन, हाँ, आपने कोई भी, जिस तरह आप अगर कोई भी ये डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं तो अक्सर जब आप साइन इन करते हैं किसी और उस टाइप की जगह से वटेवर, तो वो फ़ौरन QR कोड स्क्रीन पे आ जाता है कि इसको आप स्कैन करें और अप्रूवल दें तो फिर हम आपको यस वो यस। करेंगे। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा है अगर आप इस पर गौर करें कि QR कोड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, आपका फॉर एग्जांपल QR कोड है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड से मुराद ये है वो प्रोटेक्टेड है, तो आपको अपना इवन मोबाइल नंबर भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना IBAN नंबर ही बताने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल QR कोड की अपने पिक्चर भेज दें तो उसी पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो क्या रास्त इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन और कैशलेस इकोनॉमी में मदद कर सकता है? अच्छा देखें इसमें, और ये हमारे लिए एज पाकिस्तान इम्पोर्टेंट क्यों है? जी, रास्त जब शुरू हुआ तो ये पर्सन टू पर्सन पेमेंट से शुरू हुआ, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस वक्त हम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 खरब से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन जो है वो रिटेल सेक्टर की है, और उसमें से 30% अभी डिजिटल है। डिजिटल में भी ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स और बैंकिंग वॉलेट्स के जरिए रास्त अब उसमें एंट्री कर रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जो अगर आप देखें तो जो रिटेल सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन है, यानी पाकिस्तान की माशियात में, वो तकरीबन है 18%। वाओ। तकरीबन आप समझ लें 30 लाख के करीब दुकानें अगर हम समझें या होल सेल पूरे मुल्क में होंगी, और जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वहाँ से वो सिर्फ 4% है। तो कहाँ 18% का GDP में कंट्रीब्यूशन और कहाँ से 4% का टैक्स रेवेन्यू।
तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने सोचा कि चूँकि टैक्स की कलेक्शन हमें चाहिए इस मुल्क को सर्वाइव कराने के लिए आगे, तो उसके लिए इन्होंने ये मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। ताजर दो स्कीम आ गई, POS मशीन्स के साथ रजिस्टर लगा के, लेकिन साथ साथ उसमें उन्होंने कहा डिजिटल पेमेंट्स को इनक्रेज करना है हमने। तो स्टेट बैंक, अच्छा ये देखें, अगर आपने टाइमिंग देखें पाकिस्तान में तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इन माई ओपिनियन इट्स इम्पेकेबल। वाई? बिकॉज सब कुछ परफेक्टली हो रही है। FBR एक तरफ से टैक्स कलेक्शन चाहता है, IMF रिफॉर्म्स चाहता है, और दूसरी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम लॉन्च कर भैया दिया। क्योंकि सब ने अपने आप को अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया ना, जी। तो आसानी हो गई है। जी। होता ये था कि एक चीज एक जगह, जैसे आपने कहा ना, एक बैंक का QR कार्ड दूसरे पे नहीं चलता था। हाँ। जब तक हर चीज कलेक्टिवली नहीं चलेगी एज अ कलेक्टिव, तब जी। हम आगे कैसे बढ़ जी। सकते हैं? और इसमें मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जो करंट गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे इस पे जो कैशलेस पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया है, और वो समटाइम्स इट्स अमेजिंग कि वो इतनी ज़्यादा रेगुलरली पॉलिटिकल लीडरशिप इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उससे ये हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कैशलेस को वाकई प्रमोट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मौजूद है। अच्छा, बट कैशलेस में या डिजिटल पेमेंट्स में कुछ चैलेंजेस भी तो पाकिस्तान फेस कर रहा है ना। ये तो हमने अच्छी बातें करी, ये तो अंडरस्टूड बात है व्यूअर्स के, जो भी बंदा कर सकता है उसको ऑनलाइन और डिजिटल पे आ जाना चाहिए। वैसे भी तहफ़्फ़ुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश लेके घूमना ज़्यादा डेंजरस है आजकल की दुनिया के अंदर। Yes. लोग तो अब असल जेवर भी नहीं पहनते हैं। Yes. उन्होंने अपने असल जेवर की कॉपियाँ बनाई हुई हैं चांदी के अंदर और इसके अंदर कि हम वो पहन लेंगे, मगर क्योंकि देखिए हालात, चीज़ें, वट Yes. तो हमने, और वैसे भी एक कन्वीनियंस है ना। यस। बाहर के मुल्क में व्यूअर्स, अमेरिका, कनाडा में आपके फ़ोन के अंदर सिस्टम होता है, आपको कार्ड भी अपना रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ऐसे मशीन के ऊपर टैप किया और आपकी पेमेंट हो गई। Yes. आपके अगर डिजिटल वॉच है, आपने अपनी वॉच पे वो चीज़ खोली, ऐसे किया। मैं लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, सब जगह में भी पिछले 3-4 साल से देख रही हूँ। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में इन डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे, पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा हम एक कदम पीछे हैं। हाँ, राइट? हाँ, इस हाँ, मामले में कि हाँ। अपने फ़ोन्स और अपने घड़ियों वगैरह से 1-2 साल में वो भी हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह रिजॉल्व। लेकिन अब भी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो लोगों की परसेप्शन है ऑफ द रिस्क एंड फ्रॉड। और लोग समझते हैं कि शायद सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन सिस्टम में। असल में हुआ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस की वजह से और बैंकिंग सेक्टर एज अ होल ने अडॉप्ट जो किए हैं प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। पहले आप ऐप पे जाते हैं, आप ऐप पे पहले ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए पहले एक पासवर्ड डालते हैं, फिर आप हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग पिन डालते हैं। अब इट इज़ अ 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इसका मकसद ही ये है कि आम इंसान के दिल में इसके अंदर इत्मीनान पैदा किया जाए। जो सारी ट्रांजैक्शन है, अगर आप उसका फ़्लो देखेंगे, वो एक इंतहाई सिक्योर चेन के ज़रिए उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखिए ना भैया, 1-2 इशू, जैसे कुछ बैंकिंग के अंदर ये होता था। आई रिमेंबर अबाउट 3 ईयर्स अगो, मैं बाहर गई, मैंने ऑनलाइन एक पेमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा उस वक्त फ़ोन का सिम नंबर, वो वाला नंबर जो है वो बंद हुआ था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। जब तक मैंने उसको वहाँ पे एक्टिव नहीं किया, तब तक मैं पेमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो कोड आना था वो मेरे फ़ोन के नंबर पे आना था। ये वाली चीज़ें ना मरवा अच्छा, देती हैं। अब आपको बताता हूँ, ये जो OTP वाली बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, अब चूँकि एक तो SMS की कॉस्ट भी बहुत बड़ी है, तो बैंक्स ने ये किया है कि आपको जो सेकंड स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन है, यानी चेक करने का सेकंड स्टेप आपका, आपकी सिक्योरिटी का, वो अब OTP के बजाय उन्होंने पिन कर दिया है। तो पिन अगर आप याद रखें, 4 डिजिट का पिन होता है वो अगर आप बैंकिंग ऐप में डाल दें तो उसके ज़रिए भी आपकी पेमेंट सारी प्रोसेस हो जाती है। तो OTP ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं अगर अपनी लोकल बैंकिंग ऐप को बाहर ले जाके कहीं वाईफाई से करके कनेक्ट करके करना चाहूँ ट्रांजैक्शन, तो मैं कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि SMS आए। भाई देखिए, ये तो मानने वाली बात है कि ऑनलाइन पेमेंट से बहुत ज़िंदगी आसान हो गई मेरी, क्योंकि ट्रैवलिंग होती है और वैसे भी हर बंदे के पास जाके पेमेंट करना। अब मैंने जो चीज़ें पे करनी होती हैं पहली आती है, जिधर मैंने जो कमेटी अगर डाली हुई है वो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी, कोई और चीज़ के, हर चीज़ मैंने अपने ऐप के अंदर ही वो वाले लोग जो हैं पेज बना के रखे हुए हैं। बिल पेमेंट्स ऑल्सो, बिल पेमेंट्स भी। तो हर चीज़ जो है मैं, मतलब फर्स्ट आती है रात को ही 12 बजने से पहले मैं जो है वो अपनी सारी चीज़ें वगैरह कर लेती हूँ। फर्स्ट को मेरी सारी पेमेंट्स डन हो। यस। कुछ 2-3 पेमेंट्स 15 को होने होती हैं, उसका रिमाइंडर मेरा फ़ोन मुझे दे देता है। Yes. और कुछ तो आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। यस। आपको पता है कि आपने हर महीने एक अमाउंट देना ही देना है, वो कंफर्म्ड है, अम्मी को भेजना है, भाई को भेजना है, व्हाटएवर, वो आपने कंफर्म कर। यस। तो ऐप्स ने देखें आपकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा आसान बना दिया, उसमें सहूलत कितनी ज़्यादा ऐड कर दी। लेकिन भैया फ्रॉड,
हाँ, अच्छा अब देखिए फ्रॉड है, मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो रास्त भैया जब मैंने अपना कार्ड यूज किया था। अच्छा नहीं, कार्ड ऑनलाइन में नहीं आता ना। हाँ, कार्ड तो कार्ड आपका फिजिकल है ना। फिजिकल अच्छा है। दूसरा आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए हम कार्ड्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स में भी तो भंड होते हैं। आपने पेमेंट की कोई ऑनलाइन जाके और वो पेमेंट नहीं। रिसीव हो गई हाँ उस एंड पे, और देखिए वो सेंड पे रिसीव होती है, आप जब अपने ईमेल पे आपके ओटीपी आता है, आप एक वो कोड को जब ऑथेंटिकेट करती हैं तो वो रेसिपिएंट के पास पैसे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको इसमें एक फर्दर चीज़ बताना चाह रहा था, वो ये कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कार्ड्स की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब पाकिस्तान में देखें जो पॉपुलेशन है विच हैज़ क्रेडिट कार्ड, इज़ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द होल पॉपुलेशन। इवन जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं वो भी 40% पॉपुलेशन के पास नहीं है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वैसे ही इस वक्त कम है। ऊपर से जो कार्ड्स हैं वो हैं इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के। अब रास्त का जब आप देखें, और यह हमारी जो लोकल पेमेंट स्कीम आई है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो पाकिस्तान में सारी पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर सेटल हो रही हैं। यानी कि आपको इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे या बाहर ट्रांजैक्शन राउट नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज पे आपके प्रेशर आता था। अब सारी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के अपने अंदर हो रही है, तो ये जो एक एडवांटेज है, ये एक मेजर एडवांटेज है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन है ये इस वक्त आपका बैंक है, यही आपकी सारी फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है। इसी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं, इसी के अंदर आप अपनी बचत भी सारी मैनेज कर सकते हैं। भैया नेशनल सेविंग एक स्कीम वक्त की होता था भैया कि आपको अगर अपनी चाहिए होती थी अपनी अकाउंट की 6 महीने की आपको वो चाहिए होती थी किसी वीज़ा के लिए Statement, अप्लाई yes. करने के लिए या कुछ भी, तो जब तक आप बैंक नहीं जाते थे, साइन नहीं करते थे, वहाँ पे बैठते थे नहीं थे 20-25 मिनट, वो फिर आपको निकाल के देते थे कागजात, और वो भी अगर आप प्रेफर्ड बैंकिंग में होते थे। Yes. रेगुलर बैंकिंग में जाके साइन करें, अगले दिन जी आप आके 9 बजे या 6 बजे या 3 बजे या 2 बजे आके ले लीजिएगा। Yes. वो कितना आसान हो गया है। आप जाते हैं अपनी पूरी, आप अगले पूरी जिस दिन से आपने अकाउंट खोला है उस दिन से लेके आज तक की हिस्ट्री देख सकते तो हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपका आपकी ऐप के साथ है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम रिटेल सेक्टर की जो बात हम पहले कर रहे थे, खासतौर पे शॉप्स पे, अब अगर आप शॉप पे जाते हैं, अभी इस पर ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट या कैश है या आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के हैं। अब ये हुआ है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली, स्टेट बैंक ने टारगेट दे दी है कि उन्होंने पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए QR कोड्स को अडॉप्ट करना है। QR कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वो एक सिक्योर है, यानी आप मर्चेंट पे जाएंगे, आपने सिर्फ QR कोड को स्कैन करना है और पे कर देना है। उसमें आपने ना उसका बैंक अकाउंट उसको बताने की ज़रूरत है अपना, ना कोई मोबाइल नंबर एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बड़ा एक इशू होता है कि आपने एक बैंक पे जाके अपना, आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी, उन्होंने आपका नंबर कैप्चर कर लिया। अब मसला ये होता है कि बड़ी दफ़ा वो पेमेंट आपकी थ्रू भी नहीं होती, क्योंकि वो एक्चुअली कोई दुकान कोई चीज़ होती नहीं है, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को रीयूज करते हैं। क्योंकि आप तो उसमें वो भी डाल देते हैं ना, CVV कोड जो होता है, CCV कोड या CVV कोड जो 3 नंबर का होता है। सो ये चीज़ें नहीं करनी जी, उसमें और आप सेफ एंड सिक्योर वेंडर से ही डील करना। यस, आपने एस्टेब्लिश्ड वेरीफाइड वेंडर से ही लेना है। और देखें, जो वीज़ा मास्टर कार्ड की ट्रांजैक्शन वैसे होती हैं ऑनलाइन कॉमर्स के लिए, वो होती है इंतहाई सिक्योर मोड से। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो अगर आपने ट्रेडिशनली देखा था कि जब आप शॉप पे जाते थे, तो इवन मैं भी फिजिकल की बात कर रहा हूँ, तो इवन आप जब कार्ड से पेमेंट करते थे, अब आप उसकी बजाय QR कोड से पेमेंट करते हैं। और QR कोड में भी फर्दर जो प्रोसेस है उसमें ये है कि जैसे अब आवाज़ों के ज़रिए पेमेंट्स की कंफर्मेशन का सिस्टम आ गया मशीन्स के साथ। उसके ज़रिए ये होता है कि आपको स्क्रीनशॉट एक दूसरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको दुकानदार को स्क्रीनशॉट दिखाना है कि मैंने पे कर दिया, ना उसने कुछ आपसे करना है, ना उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, ना आपके उसके पास आपका अकाउंट नंबर आएगा। एक ट्रांजैक्शन कर लो, सारी ज़िंदगी आपकी अजाब हो जाती है, क्योंकि फ़ोने कर करके, मैसेजेस भेज के, नॉनसेंस आपको टेली मार्केटिंग कर करके, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपकी इन चीज़ों से इनको मिल जाती है। यस यस। सो सर, एंड में हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम क्या देंगे? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रास्त पाकिस्तान का अपना ही नेशनल पेमेंट सिस्टम है और हमें इस सिस्टम को ज़्यादा ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है। और आप इस पे ये हम एज अ नेशन ये एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि ये इंतहाई सिक्योर मोड है। तो इंस्टेंट, रिलायबल, कन्वीनियंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि कैशलेस पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है हम अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे भी बस हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज यानी कि 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे मनाया जाता है। इसकी डिफिशिएंसी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड बड़ी बुरी तरह मुतासर हो जाता है एंड
आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक वक्त में पाकिस्तान में आयोडाइज सॉल्ट आया, और अभी भी आयोडाइज सॉल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती थी, जिसकी वजह से गोइटर और बहुत से मसाइल हो रहे थे। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बातचीत भी करेंगे और मज़ीद ये डिस्कस करेंगे कि जब न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की डिफिशिएंसी होती है तो उससे हमारे जिस्म को क्या नुकसान होता है। ब्रेक के बाद। भाई वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले तो आपके साथ शेयर किया कि आज वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे मनाया जा रहा है। हुआ कुछ ऐसे कि आज हमारे साथ जो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, ताल्लुक़ तो उनका इंटीग्रेटिव लाइफस्टाइल मेडिसिन से एंड सर्केडियन रिदम स्पेशलिस्ट हैं आप। उसके अलावा आप डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एट रिफ़ा यूनिवर्सिटी। टॉपिक तो एक्चुअली एक बहुत छोटा हिस्सा है ऑफ व्हाट वी वांट टू टॉक टू मैम अबाउट, लेकिन दिन की मुनासबत से ऑफ कोर्स पहले हम डॉक्टर साहिबा से इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम हमेशा बात करते ना व्यूअर्स प्रोग्राम पे कि खुराक में ही शिफा है और यही खुराक आपके लिए जहर बन सकती है। डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। उसी तरह जिस तरह मैंने एक तो आपको पहले भी कहा था कि व्यूअर्स वैसे तो आई एम वेरी एंटी गन्स पीरियड, बट वही गन, वही पिस्तौल जो आपको जान बचाने के लिए आपके दिफा के काम आ सकती है, वही आपकी जान भी ले सकती है। सो अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़ ओवर यूज़ या अंडर यूज़ से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़ हमारे साथ हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, और हमारी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप नहीं बदली, मैं बड़ी हो गई अलबत्ता। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आयोडीन के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे दें कि ये दिन मनाने का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में आयोडाइज सॉल्ट जी एक रूल बन गया था कि नमक लेना है तो आयोडाइज लेना। अब बहुत से लोग पिंक सॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और फिर से आयोडीन की कमी आनी शुरू हो गई है। तो ये आयोडीन चीज़ क्या है, ठीक है, और क्यों हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, देखिए आयोडीन जो है वो हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के ज़ाहिर बेशुमार यहाँ पे कहीं हमारे गले में होता है, गले में हदूद होता है, और उसके अपने बेशुमार फंक्शंस हैं जो वो बॉडी में करता है। डेफिशिएंसी इस तरह क्रिएट होती है कि हम अगर वो खुराकें खाना शुरू हो जाते हैं जिससे इस हार्मोन के बनने का अगर रॉ मटेरियल नहीं आता है तो फिर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है कुछ ऐसी खुराकों से जो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। फ़र्ज़ करें कोई, उसको हम गोइट्रोजेंस कहते हैं, यानी वो खुराकें जो आयोडीन के बनने के प्रोसेस को ख़राब करती हैं, वो भी आयोडीन डेफिशिएंसी क्रिएट। मिसाल के तौर पे सिंपल सी मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक इंसान अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने का आदी है, उसकी खुराक में कभी कोई नेचुरल फूड होती ही नहीं है, तो उसको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। दो तो ये मोटे मोटे कॉजेज़ हैं। तीसरा जो कॉज है वो जाता है हमारी फार्मिंग के तरीके के ऊपर। हम लोग जो है हम बहुत ज़्यादा अब जल्दी यील्ड या प्रोड्यूस लेने के पीछे चले गए हैं, तो हम अपनी ज़मीन को सांस नहीं लेने देते। एक असूल होता था कि रोटेशन में आप लगाते हैं, एक फसल लगाई फिर आपने एक और फसल लगाई, या एक पीरियड के लिए एक फसल अगर लगी तो उसके बाद एक मुख्तलिफ आपने फसल लगाई, ताकि वो मिट्टी के अंदर से जो मिनरल्स निकल गए हैं वो वापस आ जाए और आप दूसरी चीज़ों को यूटिलाइज करें। बिल्कुल सही। तो ये तीसरा बड़ा कॉज है जिस पे अभी हम फोकस नहीं कर पा रहे। और देखें ना केमिकल कितने खानों पे डाल रहे हैं, उससे भी चीज़ें मसाइल ख़राब होते हैं। बिल्कुल, तो वो केमिकल जो है वो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हैं और हमारे ब्लड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है। अच्छा, जब डिफिशिएंसी होती है तो एक तो मैंने बीमारी देखी है, इतना बड़ा आपका गला फूल जाता है जी, गोइटर जिसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक। आयोडीन की कमी से और क्या होता है? और ये बाय द वे डॉक्टर साहबा आपको याद होगा कोई 20-25 साल पहले हम हर दूसरी औरत या मर्द को देखते थे इतने फूले हुए गले के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और जब गोइटर होता है यानी जो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं, जो इसकी डेफिशिएंसी से होता है, उसमें आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। आप ये समझें कि थायराइड हमें ज़िंदगी की पेस के साथ चलने की ताकत देता है। जब उसका केमिकल लेस होता है तो उसका फंक्शन नीचे चला जाता है। एक तो ये गोइटर आपको नज़र आता है, दूसरा जिस्म फूल जाता है, तीसरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता है।
इन लोगों को ठंड बहुत लगती है, इनकी जो स्किन है वो काफ़ी कोर्स हो जाती है, इनकी लाइफ की जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है, और थोड़े से आप कह सकती हैं नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, बट वो थोड़ी सी स्लो ज़िंदगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी। दूसरी बात आपने की आयोडाइज सॉल्ट की। यस, आयोडाइज जो सॉल्ट में आयोडीन डालने का जो तरीका था वो यही था कि रिप्लेनिश किया जाए, एक सपोर्ट देना शुरू कर दी जाए, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन यही तो मैं नहीं कह है रही ना। लगी थी कि मैम इसका हल क्या है? हाँ, इसका हल क्या एक तो ये खाएं है, क्या पिएं? बिल्कुल, एक तो इसका हल ये है कि डेफिनेटली सॉल्ट वो ढूंढें जो होल सॉल्ट है, जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं। हमारे पास ये जो खेवड़ा है, हम दुनिया के मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं सॉल्ट के रिजर्व्स में, लेकिन हम वो सॉल्ट नहीं खाते। उसके अंदर नेचुरल मिनरल्स होते हैं, अगर हम वो खाते रहें तो शायद हमारे अंदर डेफिशिएंसी नहीं होंगी। तो जो ये ट्रेंड बदला है, ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड बदला है। दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए आपको आयोडीन की या किसी और मिनरल की भी आपको एक डाइटरी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। आपका स्टमक जो है वो इट इज़ नॉट ऑल द टाइम रेडी टू एब्जॉर्ब द फूड, बहुत काम चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो डिसिप्लिन का ख्याल रखना अच्छा पड़ता है। मैम, अब मैंने इस चीज़ पे आपसे आज स्पेशली बात करनी थी। मेनली जो मैंने देखिए डॉक्टर साहब, अब दो किस्म की सोचें चल रही हैं। एक सोच ये है कि जब भूख लगे तब खाओ, जो आई थिंक बॉडी की सबसे नेचुरल, ये मेरी राय है, सिर्फ ये मेरी राय है, बहुत से डॉक्टर्स लोगों से मिल गई। मैंने जब से डॉक्टर साहिबा उस वक्त खाना शुरू किया जब मुझे भूख लगती है, जैसे कि आपने देखा मुझे थोड़ी सी, मैंने अभी ब्रेक में हम बातचीत कर रहे थे, मैंने जाके पकौड़ा उठा लिया, खा लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त हल्की सी क्रेविंग हो रही थी उसकी। अब अगर मैं उस वक्त पकौड़ा ना खाती तो जिस वक्त तक प्रोग्राम खत्म होना था मुझे इतनी भूख लग जानी थी कि मैंने 8 पकौड़े खा लेने थे। ठीक है। दूसरी बात, क्या ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जरूरी है? ठीक है, ये आप समझ रही हैं? मैं अब समझ मेरा वेट भी मेंटेन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गिट्टो गोडों में भी दर्द नहीं है। शुक्र है। पहले क्या होता था कि डॉक्टर साहबा इस रट में कि मैंने नाश्ता भी करना है, दोपहर का खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है, बीच में किसी टाइम जबरदस्ती फ्रूट भी खाना है, कि मतलब ये चीजें पूरी करनी है, तो डॉक्टर साहबा मैं इतनी ओवर स्टाफ हो जाती थी, मेरे से एक्सरसाइज भी नहीं होती थी। ठीक है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सही है, क्योंकि दुनिया इस तरफ भी निकल पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो अगर आप एक बॉडी के नेचुरल सिस्टम को देखें ना, तो बॉडी जो है वो डिज़ाइंड है विद सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, और ये पूरी एक साइंस है जिसको क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। बॉडी ये डिमांड करती है कि आपने सुबह का एक अच्छा फुलफिलिंग मील लेना है और एक आपने मगरिब के आसपास मील लेना है, एंड वी आर नॉट सपोज टू निबल, हम नहीं, मतलब आपने जो बात की है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि खुराक का एक ट्रांजिट टाइम है। आपने एक पकौड़ा अभी खाया, कहने को तो आपने एक पकौड़ा खाया ना, लेकिन एक पकौड़ा जो है वो मुंह से लेके गट तक पहुंचने में, डाइजेशन के प्रोसेस से जो वो गुजरेगा वो 3 घंटे लेगा, और उसने लेने ही लेने, चाहे वो एक पकौड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये सिस्टम है स्टमक का। तो डाइटरी जो डिसिप्लिन की बात होती है वो यही होती है कि आप एक नाश्ता कर लें, बेशक आप 24 घंटे में एक ही नाश्ता करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाम खा में खाते रहें। वो जो आपने जिसकी बात की है कि जब भूख लगे खा लो, वो कुछ रिलेटेड होता है स्ट्रेस के साथ भी ना। अगर आप मेंटली बहुत कमिटेड हैं कहीं पर, तो आपकी जो नॉर्मल एपेटाइट है वो बंद हो जाएगी। लेकिन मैम वो देखिए ना, बंद अब हो नाश्ता सकती है। देखिए ना, अब जैसे कि लंच टाइम है, जी, टेबल पे सब बैठ के लंच खा रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों को भूख ही नहीं है, ठीक है, एक जर्रा भूख नहीं है, ठीक है, हम जबरदस्ती उन्हें कहते हैं खाओ। हाँ, नहीं तो नहीं ज़रूरत है ना। मैं ये बात पूछी क्योंकि बच्चों में नहीं, भी हम एक्चुअली बच्चों में, मैं आई गेस मोर इस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस ले रही हूँ कि हम माएँ जो हैं, जी। हमें बचपन से यही बताया गया है, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता बच्चों को कराना है, दोपहर के टाइम पे भूख लगे ना लगे टेबल पे बिठाई रखो जब तक खाना नहीं खत्म करते, फिर रात का खाना। बच्चे इतने मोटे हो गए हैं सबके। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नाश्ता तो खैर है इम्पॉर्टेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बॉडी तो डिजाइंड है फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसीलिए रोजे का पैटर्न है, रोजे में भी सेहरी और अफ्तारी फजर है, and ठीक है ना। मगरिब। 2 मील्स का कॉन्सेप्ट तो बिल्ट इन है, उसमें तो कोई देयर इज़ नो डिबेट ना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अगर एक बच्चा की डिज़ायर नहीं है कि वो फुल लंच खाए, जैसे मैं नहीं देती कभी भी लंच, मैं बच्चों को वो थोड़ा सा पास्ता दे देती हूँ या मैं नूडल्स खाने के लिए, सो स्मॉल पोर्शन, नेवर आस्क देम। और दिस इज़ द प्रिंसिपल विच आई फॉलो कि लंच आपने हैवी नहीं करना, आपने सिर्फ नाश्ता कर लिया, और अगर आपको लंच की ज़रूरत है वहाँ पे आपने भूख देखनी होती है, वहाँ पे आपने भूख देखनी है, नाश्ते में आपने भूख को नहीं सुनना। मैम आपकी इजाज़त से एक जी, ब्रेक जी। लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3 चीज़ें प्लीज़ मैम जी। आपने क्लियर करनी है। जी। एक खुराक, दूसरा नींद और ठीक है। तीसरा पानी। ठीक है।
ज़रूर। क्योंकि हर बंदा खुराक और नींद पे बात करता है, पानी को भूल बिल्कुल जाते हैं, ठीक है। या पानी और खुराक पे लगे रहते हैं, नींद को भूल जाते हैं। तो मैम इन तीनों का हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है ठीक है। और कैसे हम एक सेहतमंद ओके। खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल ठीक। क्योंकि व्यूअर सच्ची बात है, करोड़ों रुपए ना भी हो ना तो बंदा खुशहाल होता है जब उसकी सेहत अच्छी होती है। सेहत ख़राब हो, आप खरबपति भी हों, ज़िंदगी जीने का दिल ही नहीं चाहता। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ एक फिनोमिनल ब्रिलियंट साइंटिस्ट लेवल की खातून है जो हमें गाइड कर रही हैं। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ हमारे साथ हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड सर्केडियन रिदम की स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं ऑफ एन इंस्टीट्यूट दैट शी क्रिएटेड हरसेल्फ। माशाल्लाह उनसे तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किचन में नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। जी हमारे चिकन पकौड़ा, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, बैंगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, और साथ हमारी इमली की चटनी। हमारा पॉइंट सिर्फ एक है व्यूअर्स, जो भी खाना पीना है, जी चाहता है पकौड़े खाने का ज़रूर खाएं, मुनासिब मिक़दार की खाएं, और इतना और घर पे बनाएं। घर पे बनी हुई चीज़ आपकी निगरानी में बनती है। बाहर मार्केट में क्या अवेलेबल है व्यूअर्स, यू डोंट नो। थैंक यू सो मच शेफ ने। जी डॉक्टर साहिबा, 3 चीज़ें जी। खुराक, नींद, पानी, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में? जो खुराक है ना, वो तकरीबन 50-55% रोल रखती है, ठीक है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है, हम तकरीबन 70%, नॉट एग्जैक्टली 69 पॉइंट समथिंग, हम पानी हैं। तो पानी की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए पानी पीना कितना, कब, किस टेम्परेचर का, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपने कही नींद। ज़िंदगी का 1/3 पार्ट हम नींद में गुजारते हैं, और अल्लाह हैज़ डिज़ाइंड अस इन अ वे। मैम गुजारना चाहिए, ये वाले लोग नहीं गुजारते। नो या राइट, कि हम गुजारना चाहिए लेकिन हम गुजारते नहीं हैं। बॉडी डिज़ाइंड है इसी तरह कि वो रात को उसको रेस्ट चाहिए। 8 घंटे की नींद जी। और फिर बाकी 16 घंटे आपने जो मर्जी करना है करें। बिल्कुल सही, और वो भी रात की नींद, दिन की नींद नहीं, रात की नींद। तो मैं सबसे पहले पानी पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका पानी की इंस्ट्रक्शन उसका हिस्सा होती है, और हम लोगों ने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की थी अपने मेडिकल कॉलेज में भी, और हम हैरान हो गए कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी पानी शायद पूरे दिन में 2-3 गिलास पीते हैं। पानी टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं। मैम मोर देन दैट, जो मेरी आजकल यंग वर्किंग लड़कियों से बात होती है, क्योंकि हमारे पास तो इतना हर कोई आता है, आपको पता है क्या कहती है? कहती है जुगन आप भी बात पानी तो पी लें। फिर आपको भी पता है कि पब्लिक वॉशरूम्स कैसे होते हैं, अब हमारे ऑफिस में ऐसे बाथरूम्स नहीं होते, तो ये बच्चियां सारा दिन पानी नहीं पीती, वॉशरूम ना जाना पड़े। सही। और आपको पता है कि उसकी वजह से किडनी डिजीज़ का UTIs इंसिडेंस, नो किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मुझे 2 महीने पहले तकरीबन सवात में एक हमने जाके उस कैंप लगाया, और हम हैरान हो गए कि वहाँ किडनी डिजीज़ का जो रेशो था, प्रेवलेंस वाज हाई, और एक बंदा हमने ऐसा भी देखा जो ये कह रहा था कि मैं महीने में 1 दफ़ा पानी पीता तो हूँ। बस तकफार। और वैसे भी व्यूअर्स हम रहते हैं स्टोन बेल्ट में, जी। यानी कि हम लोग वैसे ही ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं हमारे सिस्टम में। पानी ना पियो तो आप तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। सो 12 गिलास पानी, सादा पानी, ठंडा सारा पानी, दिन। ठंडा नहीं पीना। जब भी कुछ खाने लगे ना, एक आसान तरीका है कि एक बॉटल कैरी करें। जब भी कुछ खाने लगे उससे पहले 1 गिलास पानी पी लें। सुबह उठने के 15 मिनट के बाद शुरू करना चाहिए, और तकरीबन मगरिब पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको रात को पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ेगा, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है। जिससे नींद डिस्टर्ब होती है। और जहाँ तक लोग बात करते हैं कि जी यूरिन आता है, अगर आप अपने ब्लैडर को ट्रेन करेंगे, 2 से 3 दिन लेता है, यूरिन आता है बिल्कुल, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स गड़बड़ हो गया होता है। जब आप पीते जाते हैं तो तकरीबन 4-5 दिनों बाद वो सेटल हो जाता है, फिर वो 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद यूरिन बनाता है। आप अपने टाइमिंग्स करें। भैया आप अपनी गाड़ी का इतना ख्याल करते हैं, इस प्रेशियस बॉडी की केयर नहीं कर सकते? मैं कॉन्स्टेंटली गाड़ी का एग्जांपल देती हूँ। हाँ। जब किसी तरह से नहीं लोग समझते, मैं कहती हूँ गाड़ी का ऑयल चेंज करा लेते हैं आप लोग, तो खुदा का वास्ता है अपना एक सर्टेन एज के बाद रेगुलर चेकअप कराएं। बिल्कुल सही है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, बिल्कुल पिंक सही है। टोबर के नाम से। Yes, क्यों? yes। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। खवातीन तीसरे चौथे स्टेज पे जाके डायग्नोज होती हैं, क्यों? इग्नोर किया। बिल्कुल तो गाड़ी का अपनी ज़ात से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं।
जो दुनिया में रह जानी है। बिल्कुल सही। सो एक तो पानी हो गया, अब खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम कभी कभी हम खाने पीने की आपस में कॉम्बिनेशन गलत बना देते हैं। खुराक में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, की पॉइंट्स? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो खुराक है ना वो एरिया टू एरिया एंड रेस टू रेस वेरी करती है ना। अगर मैं लाहौर में बैठ के कोई ऐसी खुराक खाऊंगी जो अफ्रीका के एरिया में ग्रो करती है तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी ना। कोशिश करें लोकली ग्रोन फूड होनी चाहिए, नेचुरल, मैं ऑर्गेनिक का वर्ड नहीं यूज़ करती क्योंकि यहाँ अभी कोई इतना सिस्टम नहीं है शायद उसका, लेकिन नेचर के करीब होनी चाहिए। जितनी नेचर के करीब होगी वो अच्छी है। दूसरी बात है टाइमिंग्स का ख्याल रखिए। अगर आपकी खुराक तो बहुत अच्छी, मैं ये देखती हूँ मैं बल्कि ऐसे पेशेंट्स की खुराक बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन कोई नहीं होता क्योंकि बॉडी में डिसिप्लिन है। अगर आप उस डिसिप्लिन पे चलेंगे तो वो खुराक 100% एब्जॉर्ब होगी, ना आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, ना विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी जो आजकल है, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा आपका, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये जो इम्बैलेंसेस है ना, ये नतीजा है आपके डाइटरी इम्बैलेंस का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लेते, फैट फ्री फूड पे होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है बिकॉज दे आर लैकिंग द डिसिप्लिन। सो मैम ये तो आज हमने हल्का सा जो कहते हैं ना कि वो दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएं स्पेसिफिकली डाइट पे, एक दिन स्पेसिफिकली पानी पे और एक दिन स्पेसिफिकली नींद पे बात करें, क्योंकि मैम नींद एक ऐसी चीज़ है जो कोई बंदा अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि ये वही वाली बात है, गाड़ी आप 24 घंटे ऑन रखेंगे वो गाड़ी का 1-2-4 दिन में ही उसका भट्टा बैठ जाएगा। इंसान को भी 24 घंटा जगाएंगे या 2-2 घंटे सुलाएंगे तो फिर जो हाल होता है वो आप ही हमें बताएंगी नेक्स्ट टाइम। तो इस वादे के साथ आपसे अब हम पैगाम लेंगे कि अगली बार फिर हमारी मुलाकात हो। ज़रूर इंशाल्लाह। तो मैम योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैसेज ये है मेरा कि प्लीज़ लव योर सेल्फ। अल्लाह ने ये बॉडी, बहुत कीमती बॉडी दी है, इससे प्यार करें। इस बॉडी का हमें जवाब देना है और ये बॉडी किसी भी बीमारी आने से पहले आपसे बात करती है, आपको बताती है। सो लिसन टू योर बॉडी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। खुश रहें, आबाद रहें। 2 डेकेड्स के बाद मुलाकात हुई, आप ना बदली, हम बूढ़े हो गए। ब्लेस यू डॉक्टर साहिबा। थैंक यू जी। व्यूअर्स हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जो बातें डॉक्टर साहिबा ने कही हैं 2 लम्हे के बारे में, उनके बारे में सोचिएगा ज़रूर। इसी बॉडी में हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे तरीके से भी गुजार सकते हैं और तकालीफ में भी गुजार सकते हैं। वक्त तो हमारा एंड का लिखा हुआ है, उस तक पहुँचते पहुँचते ये ना हो कि भट्टा ही बैठ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।